Hello students, myself Sudhir Kumar, a very warm welcome to my beautiful channels Competitive Rate। ठीक है, इससे पहले हम सभी ने दो लेक्चर में मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिक टर्म मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सब बातों पे बात की है। आज हम सभी आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे बात करते हैं। जो डेंसिटी होता है ना, दो तरह के होते हैं। डेंसिटी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, डेंसिटी कितने तरह का? दो तरह के। एक हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। दूसरे को हम सही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट में एडी भी लिखते चलेंगे, इसको शॉर्ट में हम सभी आरडी लिखते चलेंगे। ठीक है, डेंसिटी कितने तरह के? दो तरह के, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। बात करते दोनों होता क्या है, तो दो केस में आगे बात करेंगे। केस वन, केस वन। ठीक है, पहले केस में फॉर सॉलिड और लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है, मास बाई वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या ध्यान रखेंगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी को कहेंगे एडी से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। इसके को कैसे, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इसका यूनिट लिखेंगे ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। ठीक है, मैंने कहा डेंसिटी दो तरह का होता है, पहला एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। दो केस में बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग से और गैस के लिए अलग से। ठीक है, तो पहले सॉलिड और लिक्विड की बात किया तो उसमें बोला कि एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर होता है, जिसका यूनिट ग्राम पर एमएल लेता है, मतलब वॉल्यूम एमएल में, मास ग्राम में लेते हैं। ठीक है, इसको सीसी भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। दूसरा क्या था? ये तो पहला डेंसिटी हुआ एब्सोल्यूट डेंसिटी। दूसरा क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं? ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2O at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ H2O at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई पूछेगा, और सबसे पहले हमने बताया क्या, सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सबसे पहले बात की हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी का, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू क्या होता है? 1 ग्राम, 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है किसी भी गैस का, किसी भी सॉलिड और लिक्विड का, वो किससे बराबर होता है? उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर होता है। याद रखिएगा, तो जब कभी भी आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाएगा तो आपको उसका एब्सोल्यूट डेंसिटी ही बता देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी पूछा जाएगा तो उसका मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट का। क्या इसका यूनिट क्या होता है? हमने बोला कि एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर एमएल। हम बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो ये यूनिटलेस होता है। ये कैसे बोले हमने? ये मैं बोला ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या है? यूनिटलेस है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और एक और बात है कि याद रखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी को हमसे रिलेटिव डेंसिटी is also called स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम सभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं।
क्या क्या सीखा इस स्लाइड में? सीखा कि पहले बताया मैंने डेंसिटी दो तरह का, एक एब्सोल्यूट, रिलेटिव। पहला केस बनाया सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड के लिए देखा द एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसका यूनिट ग्राम पर एमएल। दूसरा टर्म देखा हमने रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम एमएल होता है। तो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, नीचे तो हमेशा 1 ही होगा, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी जब भी पूछा जाएगा तो एब्सोल्यूट डेंसिटी बता देंगे, ठीक है। और याद रखेंगे जब यहाँ पे एब्सोल्यूट डेंसिटी बताएंगे तो यूनिट नहीं बोलेंगे उसका मतलब, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी को हम सभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कहीं सवाल में लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ना लिख के लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कीजिए, डायरेक्ट में उसको पूछना चाह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी बताइए। रिलेटिव डेंसिटी बताने का मतलब उसका एब्सोल्यूट डेंसिटी बताइए बिना यूनिट के, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। कुछ सवाल देखिए यहाँ पे, मैं सवाल कराता हूँ क्लियर होगा। जैसे ऐसे बोले, फाइंड द डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ HNO3, 10 ग्राम ऑफ HNO3, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ HNO3 इन 40 ml ऑफ 40 ml, ठीक। 40 ml HNO3 में 10 ग्राम HNO3 का डेंसिटी बताइए, ठीक। देखिए कैसे डेंसिटी बोलने का मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना है 10 ग्राम, डेंसिटी कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है 40 ml। 10 4 जा 40 मतलब क्या है 1/4 ग्राम पर ml, इतना डेंसिटी आ गया, ठीक है। एक और सवाल कराते हैं इस पे आपको, ठीक है, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक हमने बोला फाइंड द डेंसिटी, एक सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए इसी पे, इसी दो कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ क्या, कुछ भी ले लीजिएगा पाउंड यूरिया। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने यहाँ पे एक सवाल किया, इस सवाल को आप पॉज कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है। क्या बोला, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, ये हमको मास दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, तो सर रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते थे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका नाम है, रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब भी हमने बोला था स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाएगा, ये जिससे लिखते हैं, तो मतलब बताना है हमको रिलेटिव डेंसिटी। जब भी रिलेटिव डेंसिटी पूछा है तो हमको क्या बताना है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना है इसका 40, वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एक जो मतलब 4/10 दैट मीन्स 0.4 यूनिट भी होगा, कुछ नहीं। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, यू क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर से केस 2 की बात करते हैं इसका, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी हमने केस 1 बात किया था, अब केस 2 बात करते हैं। केस 2 फॉर गैसेस, अभी सॉलिड और लिक्विड का देखा था, अब गैसेस में कैसे डेंसिटी निकालती है देखते हैं, ठीक है। गैसेस के लिए कैसे डेंसिटी निकालते हैं, तो गैसेस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है गैसेस के लिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर गैसेस का पूछे तो कैसे निकालेंगे, उसमें था मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें लिखेंगे पीएम अपॉन में आरटी, पीएम अपॉन में आरटी। क्या क्या लिख देता हूँ, पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर हम सभी लेंगे एटीएम में, किसमें लेंगे एटीएम में, ठीक। एम क्या है यहाँ पे, एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
गैस, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, आर है गैस कांस्टेंट, क्या है आर, क्या है गैस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0.0821, ठीक है। एटीएम था ना, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये इसका यूनिट देंगे, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसके बदले आप 1/12 ले सकते हैं गैस कांस्टेंट को, ठीक है। और टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, टी क्या है टेम्परेचर। और टी को हम लोग किस में लेंगे, टी को हम लोग लेंगे केल्विन में, टी को हम लोग किस में लेंगे, टी को हम लोग लेंगे केल्विन में, ठीक है। के के टर्म में आगे बढ़, यहाँ समझिए एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के क्या करना पड़ता है, पीएम अपॉन में आरटी। पी क्या है प्रेशर, एटीएम में लेंगे। एम क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, आर क्या है गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट ये लेंगे, टेम्परेचर ये लेंगे, ठीक है। ये पहला दूसरा केस का पहला डेंसिटी हुआ। दूसरा डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, a density of one gas, a density of one gas with respect to, शॉर्ट में लिखते समझिएगा, with respect to another gas, density of one gas with respect to another gas, ठीक है। at एक और कंडीशन है, at same temperature and same pressure, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसका, ठीक। देखिएगा कैसा लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट में आरटी से लिख देते हैं, ठीक। क्या बोला कि ये डेंसिटी ऑफ गैस 1 और डेंसिटी ऑफ गैस 2 के बराबर होता है। डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू अनदर गैस, डेंसिटी ऑफ पहला गैस दूसरा गैस। पहले गैस की डेंसिटी क्या लिखेंगे, PM_M1 RT, दूसरे को लिखेंगे PM2 RT2, ठीक। आर गैस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो प्रेशर टेम्परेचर सेम है, मॉलिक्यूलर वेट में अंतर है। ये तो और ये और T2 नहीं ना, सिर्फ T ना, टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है। ये सब खत्म, मतलब क्या आ गया यहाँ से ये आ गया, रिलेटिव डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन, पहले गैस के मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जब भी हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा किसका, गैस का, तो दोनों गैस का क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट दोनों गैस का, उसी का रेशियो क्या देगा हमको, उसका रेशियो हमको देगा रिलेटिव डेंसिटी। ये भी इसका भी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी जब भी आएगा यूनिटलेस होगा, चाहे वो गैस में निकालना हो चाहे हमको इसमें निकालना हो, सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक तीसरा टर्म और होता है, इसमें कुछ सवाल भी करेंगे हम लोग अभी, वेपर डेंसिटी। क्या होता है वेपर डेंसिटी, इसे डिफाइन करते हैं, density of gas, the density of gas with respect to हाइड्रोजन गैस H2 गैस। जहां पे हम सभी अनदर गैस ले जाते हैं, वहां पे क्या है H2 गैस आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पहला गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस, मतलब 2, याद रखना है। H2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 ना, एक हाइड्रोजन का 2 वहां मॉलिक्यूल 2 × 1 2। तो जब भी वेपर डेंसिटी निकालना है किसी गैस का, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर इस जो फॉर्मूला ये बताया इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। चलिए इस पे प्रॉब्लम करते हैं, जो अभी जितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर आप लोग वीडियो को रोक कर सवाल बना सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ सोल्यूशन देखिए। क्या बोला, फाइंड द डेंसिटी ऑफ SO2 एट 2 ATM एट 480 केल्विन। बोला SO2 गैस का डेंसिटी बताइए आप हमको 2 ATM प्रेशर पे 480 केल्विन टेम्परेचर पे। हम डेंसिटी बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने गैस में, PM/RT, PM/RT, ठीक है। देखिएगा प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 ATM, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इसका सल्फर का, तो कितना हो जाएगा, इसका होता है 32, 16 दूनी 32, तो इधर निकाल लीजिए SO2 का, ऐसे आप जानते हो निकालना।
इसका हो गया 32, 2 इंटू 16 मतलब 32 प्लस कितना आ गया 64 ग्राम। ठीक, यहाँ आ गया 64। हमने बोला था कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आर का वैल्यू 1/2 ले लीजिएगा, सॉरी 1/12, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 480, 12 4 जा 40 हो गया। ठीक है, 2 से हो गया 20, तो यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 32, 3.2 मतलब आ गया 3.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर लेंगे, क्योंकि एटीएम जो आपने, अच्छा हम यहाँ पे कैसे लिखे ग्राम पर लीटर, क्योंकि जो आपने आर का जो वैल्यू लिया था वो लिया था 0.0821 एटीएम लीटर, लिए थे एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन। एटीएम तो प्रेशर था, कैल्विन टेम्परेचर का, लीटर वॉल्यूम का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा यूनिट 3.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए इस सवाल को देखते हैं। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमको अभी पता है कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला लगाए थे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस। तो पहले गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, SO2 का कितना हो जाएगा 64, अभी निकाला, CH4 का 12 4 16, 16 4 जा 64। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब दो डेंसिटी का रेशियो, दो डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी उसकी। यहाँ पे क्या निकाला है, हाँ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो किसका निकालना, O2 का, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना देगा 16 दूने 32, 32/2 कितना आ जाएगा 16। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ऊपर क्या होता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। चलिए अब आगे बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, मतलब कोई एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंट कॉम्पोजिशन है, मतलब वो कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है, ये बात निकालने के लिए पढ़ते हैं। जब भी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होगा, जब भी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, mass of element in 1 mole compound, in 1 mole compound divided by mass of 1 mole compound, 1 mole compound, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखे करके समझाते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिखे, क्वेश्चन एक लिखे वो समझाते हैं। फाइंड परसेंटेज H एंड परसेंटेज O, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, H2O में निकाल कर दिखाना। ठीक, तो हम निकालते हैं सबसे पहले परसेंटेज H का कॉम्पोजिशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं परसेंटेज H का कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो परसेंटेज H का क्या बोला, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, एलिमेंट का मास 1 मोल कंपाउंड में, तो इसमें हाइड्रोजन का कितना मास है, हाइड्रोजन का मास है 1 into 2। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, अगर इसका 1 मोल लेंगे तो 16 ग्राम और ये 2 ग्राम मतलब 18 ग्राम। ठीक है, इंटू क्या करना है 100, तो क्या आ जाएगा 2/18 इंटू 100। तो बाकी से सॉल्व कर लेंगे ना, 2 से 9 और 100/9, 9 काटेंगे तो कितना देगा 11, 99, इतना परसेंट हाइड्रोजन आ जाएगा, इतना परसेंट, 99, 99 और 100, इतना परसेंट क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है तो वैसे ही काम करेंगे। कितना ऑक्सीजन का ग्राम है इसमें, मास है 16, पूरा कंपाउंड का 18 गुना 100, तो 2 से 8, 2 से 9, अब तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे क्या, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.1 into 100 मान लेते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना, क्या लिख लेंगे 110%। कैलकुलेशन सही है तो 2 से 8, 2 से 9,
देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। अगर इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 8/9 का, नहीं सॉरी 1.19/8 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, ऐसे ही लिख लीजिए ना 8/800/9। तो क्या लिख लेंगे 9×8 = 72, ठीक है 9×8 = 72, 8 80 फिर है फिर 88.72 फिर 88.88 समथिंग आएगा, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट इसका कॉम्पोजिशन आएगा। और एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आप ऐसे लिख लीजिए, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का निकालो इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है सबका क्या निकाल के दिखाओ, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना मास होता है 40, पूरे कंपाउंड का कितना है, पूरे कंपाउंड का कितना है 40 डिवाइडेड बाय ये 40 हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 4 4 8 1 9 और 1 10, 100 आ गया पूरा ना, इंटू 100, खेल खत्म, मतलब कितना आया 40% आया। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जाए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना मास है 12, कार्बन का कितना मास है 12 और पूरा कंपाउंड का मास है 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो मतलब कितना है ये 12% प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो 3 × 16, मतलब ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का मास 16 और 3 आइटम है इसके, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास 100 × 100, इसका खेल खत्म, मतलब कितना आ गया 48%। तो परसेंटेज कंपोजिशन के सवाल काफी आसान होते हैं। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो उस मास का, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय उस पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100, इतना नोट कीजिए। फिर बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है। चलिए अभी तक हमने बात की डेंसिटी के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, उससे में बात करेंगे। एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट पे जितने सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हम बढ़िया से समझिएगा, अभी से वीडियो 1 मिनट में स्किप मत कीजिएगा, फिर देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट पे आने वाला एक भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। मतलब तो सब समझते हैं कि मतलब मान लीजिए कि जो पहले ही कंज्यूम हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कोई आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, कोई ए है कोई बी है, आपस में रिएक्ट होकर कुछ सी बनाता है, तो उसमें जो कम मोल्स जिसके पास होगा, जो लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब तो सबको पता था कि क्या होता है, सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सवाल का ये प्रॉब्लम आज हल किया जाएगा, ध्यान से देखिए। डिफाइन कर देते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ, ध्यान से समझिए। द रिएक्टेंट और reagent or reagent, the reactant or reagent which consume first in a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट हो या फिर कोई रिएजेंट हो, वो सबसे पहले खत्म हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, देखिएगा समझ में इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, लिख देते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को समझे क्या होता है। द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कहने का मतलब जो कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो उसमें जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है कोई या कोई एक रिएक्टेंट या फिर एजेंट जो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट मीन जो उसने जिसको आपने लिमिटेड क्वांटिटी में ले रखा था जो पहले खत्म हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे समझते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा,
हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड और लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। अगर सवाल है पूछा बताओ इसमें कौन सा कंपाउंड है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, कैसे फाइंड कर दिए देखिएगा। ऐसे लिखते हैं, इफ 2 moles, if 2 moles of A are reacted with, if 2 moles of A are reacted with 3 moles of B, 3 moles of B, then C is formed, then C is formed। जो लैंग्वेज में लिखा है इसको इक्वेशन में लिखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ए जो है बी से रिएक्ट किया और क्या बनाता है, सी बनाता है, ठीक। अब देखिए कैसे, एकदम ध्यान से देखिएगा अभी से, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिएगा ऊपर लिख लेंगे गिवन मोल्स, कितने कितने मोल्स दिए हुए, हर क्वेश्चन में गिवन मोल्स लिख लेंगे। ए के कितने मोल्स दिए हुए, 2, ठीक है। बी के कितने मोल्स दिए हुए, 3। रिएक्शन होने के स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका मोल्स क्या होगा, 0 होगा। रिएक्ट करने के बाद ही ना सी बनेगा, पहले स्टार्टिंग में गिवन मोल्स, स्टार्टिंग में कितने मोल्स है, ए का 2, बी का 3, सी तो अभी बना है। मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स आपस में रिएक्ट किए, मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स, इसका ए का कितना मोल्स रिएक्ट हुआ, बी का कितना मोल्स रिएक्ट हुआ, ये चीज कैसे निकालते देखिएगा। जो मोल्स दिया हुआ उसमें डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, मैंने पहले बोला कोई भी रिएक्शन लिखा उसको लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए कितना गिवन मोल्स है, कितने कितने मोल्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में ए का 2 मोल्स है, बी का 3 मोल्स है, सी अभी 0 है। कितना मोल्स रिएक्ट करेगा ये निकालने के लिए ए का कितना मोल दिया है वो लिख लीजिए और इसका कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं पता, मान लेते 1 है और ये 1 है अभी कोएफिशिएंट, इसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे कितना मोल दिया हुआ है, 3, इससे कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका कितना मोल आया, ए का मोल आया 2 और बी का कितना मोल आया, बी का आया 3 मोल। ए का मोल आया, ए का मोल 2 और बी का मोल 3। अब बताइए और इसका 2 मोल है और इसका 3 मोल है, तो पहले कौन कंज्यूम होगा, जिसका कम है, मतलब यहाँ पे कंज्यूम पहले कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा जिसका मोल कम होगा, यहाँ पे मोल बी का क्या है, ज्यादा है, और जिसका मोल कम होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा। उसके पास कमी है ना, जैसे मान लो आपके पास 3 रुपया, मेरे पास 2 रुपया, बराबर खर्च करेंगे तो जल्दी किसका खत्म होगा, मेरा, क्योंकि मेरे पास कम है। तो इसमें ए जो है क्या है, ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट, ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कंज्यूम होगा, खत्म होगा, ठीक है। और कुछ सवाल करके देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं फाइंड करके, लिमिटिंग रिएक्शन कैसे फाइंड करती है बता दें आपको हम। इफ 4 moles of N2 is reacted with, if 4 moles of N2 is reacted with 9 moles of H2, then written according to reaction, नीचे reaction लिख लीजिएगा, according to reaction, रिएक्शन के हिसाब से फाइंड कीजिए। हम बोल रहे हैं कि N2 जो है रिएक्ट करता है किससे, H2 से, क्या बनाता है, NH3, जिसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब फाइंड करना है कि बताइए इसमें कौन है जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब इस रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे गिवन मोल्स, कितने कितने मोल्स हमको दिए हुए हैं। N2 का कितना मोल्स दिया हुआ है, 4 मोल्स। H2 का कितना मोल्स दिया हुआ है, 9 मोल्स। ये स्टार्टिंग में NH3 कितना मोल्स आएगा, 0, ठीक। मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स आपस में रिएक्ट किए, मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स रिएक्ट किए। निकालने का तरीका क्या है, जितना मोल्स दिया हुआ है उसको आप कोएफिशिएंट से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कोएफिशिएंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे कितना आ जाएगा, मोल्स रिएक्टेड 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन का देखिए कितने मोल्स गिवन है, 9, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3। जिससे कितने मोल्स रिएक्ट किए, इसके 3 मोल्स रिएक्ट किए, किसके, हाइड्रोजन के। इसकी बात नहीं करेंगे प्रोडक्ट की, अभी बस हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होगा। अब बताइए एक जो नाइट्रोजन है इसका 4 मोल्स है इसके पास,
और हाइड्रोजन के पास 3 मोल्स है, तो कंज्यूम कौन होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? H2। ठीक है, और एक सवाल कीजिए अगर करना है। देखिए एक और सवाल करते हैं। यही फाइंड कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं, सीख रहे हैं। सबसे पहले गिवन मोल्स लिख लेते हैं और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जिसका मोल कम रहेगा वो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होगा। ठीक है, इफ 6 moles of SO2 reacted with 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, कह रहा है क्या कि SO2 जो है रिएक्ट कर रहा है किससे? O2 से। तो क्या बनता है? SO3 बनता है। क्या बनता है? SO3। बैलेंस कीजिए इसको। यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 2 4, 2 6 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया ना। 2 सल्फर, 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बताइए अब इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले गिवन मोल्स लिखेंगे, फिर उसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जिसका मोल कम रहेगा वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। इसका गिवन मोल्स कितने हैं? 6 मोल्स। इससे पहले आगे लिख लिए गिवन मोल्स। क्या लिख लिए? गिवन मोल्स। इसे कितने मोल्स है? इसके 6 मोल्स है। क्या है? 6 मोल्स। O2 का तो मोल्स नहीं दिया हुआ है, 32 ग्राम ऑफ O2। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कैसे मोल्स निकालते हैं, ग्राम दिया रहेगा तो 32 ग्राम 32 मतलब कितना मोल्स दिया हुआ है? 32 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा ना। ये जितना वेट दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना मोल्स आ जाएगा? 1 मोल्स आ जाएगा। O2 का कितना है? O2 का जो मोल्स निकलेगा 1 मोल्स निकलेगा। मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना है? 1 मोल्स है। स्टार्टिंग में ये तो 0 रहेगा। कितना मोल्स रिएक्ट हो रहा है? मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स रिएक्ट हो रहा है? इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका 3 मोल्स रिएक्ट हो रहा है। O2 में देखिए O2 का कितना है? 1 मोल्स है। कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है, मतलब इसके 1 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा? SO2 का 3 मोल्स है, इसका 1 ही मोल्स है, तो सबसे पहले कंज्यूम होगा O2, क्योंकि O2 का जो मोल्स है वो कम है। O2 का जो मोल है कम है किससे? SO2 से। इसलिए यहाँ पे O2 क्या है? O2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। O2 क्या है मेरा? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट पे कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम एक ही सवाल से आपको इस प्रॉब्लम पे जितने सारे सवाल पूछे जाते हैं सब करा देते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखूंगा उस पे एक पॉसिबल सवाल पे जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सब करा दूंगा। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए आगे एक प्रॉब्लम करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। इस एक प्रॉब्लम से इससे पूछे जाने वाले जितने तरह के सवाल है सब क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन से या तो लिमिटिंग रिएजेंट पूछेगा, इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक रिएक्शन दे देगा और इतने तरह के सवाल बनते हैं। एक ही तरह के सवाल से हम सब तरह के सवाल को आपको एक सवाल से सब तरह के सवाल करवा देंगे। इसके बाद आप अपना रेफरेंस बुक से सवाल कीजिएगा, सब कुछ बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं? 8 क्या सवाल पहले पढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑफ H2 एंड इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर वेपर्स अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब कह रहा है इतना ग्राम H2 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके लिए हमने क्या बोला कि पहले गिवन मोल्स निकालेंगे कि लोगों का मोल्स कितना कितना दे रखा है। गिवन मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए H2 का कितना मोल्स है? मोल्स तो दिया ही नहीं है सर, यहाँ तो वेट और दिया हुआ है, तो हमको पता है मोल्स निकालने आता है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मोल्स निकालेंगे 8 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 मतलब कि 4 मोल्स। तो ये जो H2 का मोल्स कितना दिया हुआ है? 4 मोल्स दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे देखिए O2 जो है, O2 का इसका ये मोल्स लिखना है, इसका तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। जब मॉलिक्यूल्स दिया होता है तो हमको पता होता है क्या कहता है? Na से डिवाइड करना होता है। Na भी क्या होता है? 6 × 10⁻23 ही होता है। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर देखिए। ठीक है, कैसे मोल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये से कट गया, मतलब इसका कितना मोल्स लिए हुआ है? इसका हम लोग 1 मोल्स लिए। कितना मोल्स लिए? इसका 1 मोल्स लिए। इसका 1 मोल्स लिखे यहाँ लिखे। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा। अब देखिए मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स आपस में रिएक्ट किया? मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स रिएक्ट किया?
मोल्स रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे, जितना मोल्स गिवन है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, क्या किया, कोफिशिएंट से डिवाइड किया। तो कितना मोल्स रिएक्ट किया, 2 मोल्स रिएक्ट किया। इसका कितना मोल्स दिया हुआ, 1, इसके कोफिशिएंट इसको डिवाइड किए तो कितना मोल्स इसका रिएक्ट किया, इसका भी 1 मोल्स किया, ठीक है। इसका 2 मोल्स रिएक्ट किया, इसका 1 मोल। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, जिसका मोल कम होता है वो पहले ही कंज्यूम हो जाता है, मतलब लिमिटिंग एजेंट वो है जिसका मोल कम आता है, कम रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखो लिमिटिंग एजेंट निकालिया मैंने क्या, O2 को, तो O2 क्या है मेरा, लिमिटिंग एजेंट है, पहला सवाल तो बन गया। अब बोल रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब ये लिमिटिंग एजेंट है, मतलब ये एक्सेस अमाउंट में होगा, ये लिमिटेड अमाउंट में तभी तो पहले कंज्यूम हो गया और ये एक्सेस अमाउंट में था इसलिए बचा हुआ है। अब इसका मोल्स निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, देखिए अब जो ऐसे लिखेंगे फाइनल मोल्स, कितना कितना मोल्स बचा, फाइनल मोल्स कैसे निकालेंगे, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद कितने मोल्स बचे हुए हैं सबके, ठीक है, ये निकालते हैं। देखिए इसका 2 मोल था, इसके साथ रिएक्ट करने में 1 मोल तो कंज्यूम हो गया, तो 2 - 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, इसका कोफिशिएंट 2 है सर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखिए जब हमने इसका मोल्स रिएक्टेड निकाला था तब इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया था, मतलब मैंने जो ये मोल निकाल रखा है पर मोल निकाला है, ये जो मोल्स रिएक्टेड है पर मोल है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, डबल है। तो लास्ट में जब फाइनल मोल्स निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट बोलेंगे, नहीं इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका कितना मोल्स था और कितना रिएक्ट किया। हमने यहाँ से ध्यान नहीं दिया, देखिए मोल्स रिएक्टेड निकालने के लिए हमने उसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया था, दैट मींस पर मोल कर दिया था, उसको पर मोल निकाल दिया था। अब फाइनल मोल्स निकालने के लिए दोनों में कितना, 2 मोल्स था इसका, इसका 1 मोल्स, एक मोल्स कंज्यूम हो गए, 1 इसके बचे रह गए और इसके कितने कोफिशिएंट है, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसका A क्या H2 का कितना मोल्स है, 2 मोल्स है, 2 - 1 1 × 2, इसका 2 मोल्स H2 का, ठीक है। इसका देखिए इसका तो कंज्यूम हो गया था ना पूरा, तो लिमिटेड एजेंट है तो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया था, कितना 0 बचा। अब देखिए प्रोडक्ट जो H2O बना वो कितना मोल्स का बनेगा, यार ध्यान दीजिएगा, ये जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल होता है ना इसका वही बनेगा, वही इसको यहाँ लिख देना है, जो Lr का मोल रिएक्ट करता है वो यहाँ लिख देना है और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। क्या ध्यान देंगे सर, जब भी प्रोडक्ट का कितना मोल्स बना ये निकालना हो तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल्स रिएक्ट करने में प्रत्येक पार्ट गया था उसको लिख दिया यहाँ पे और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना इसका मोल प्रोडक्ट बना, इसका भी प्रोडक्ट बना 2 मोल्स, ठीक है, मतलब रिएक्शन होने के बाद 2 मोल्स बचे हुए हैं H2 का, 2 मोल्स बचा हुआ है H2O का और ये पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। अब देखिए सब तरह यहाँ तक आना है, बस फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी लिमिटिंग एजेंट का सवाल दिया है तो सबसे पहले फाइंड कीजिए कि उसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है। फाइंड करने का तरीका, पहले गिवन मोल्स लिख लीजिए, फिर मोल्स रिएक्टेड लिखिए। मोल्स रिएक्टेड लिखने का तरीका, जो गिवन मोल्स है उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट से तो मोल रिएक्टेड आ जाएगा, जिसका मोल्स कम होगा वो कंज्यूम पहले होगा, दैट मींस वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल मोल्स निकालेंगे, कितने कितने मोल्स बचे हुए हैं सबके। तो इसका मोल्स निकालने के लिए मैंने कहा कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जितने भी रिएक्टेंट में थे दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये लिमिटिंग एजेंट होता और ये एक्सेस रिएक्टेंट होता तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे क्योंकि जब हमने कोफिशिएंट डिवाइड किया था तो ये जो मोल आया था पर मोल आ गए थे, ठीक है ना, इसलिए उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 2 मोल्स है। प्रोडक्ट का मोल्स निकालने के लिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जो मोल्स रिएक्टेड आएंगे किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के, उसको लिख देना और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का हर एक प्रॉब्लम बन गया। देखिए कैसे, क्या पूछा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, कितने एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ये तो लिमिटिंग एजेंट है, मतलब यही है जो एक्सेस अमाउंट में था, इसका कितना मोल्स आया, 2, सर कितना मास है, कितना मोल्स आया, 2 मोल्स आया। फिर कुछ आंसर क्या, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, इसका कितना मास बचा, तो बताइए। अब इसका मोल पता है तो मास नहीं निकल जाएगा, इसके मास से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना मास आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा 2 × 2, H2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 2 और कितना मोल्स है 2, मतलब कितना अच्छा मास बचा हुआ है, 4 ग्राम बचा हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना मॉलिक्यूल्स है, तो मोल्स पता हो जाने के बाद हम सब कुछ निकाल लेते हैं। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सब पिछले एग्जाम में देख रखे हैं। तो मोल्स पता है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स पता चल जाता है कितने मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं।
वॉल्यूम निकालना होता है तो 2 को हम लोग मोल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एसटीपी जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर से, तो ये आ जाएगा कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। समझे, मतलब आपको एक्सेस रिएक्टेंट जो एक्सेस रिएक्टेंट थे उसका आपको कहा तो मोल्स पूछ सकता था, ऐसा निकाल दिए। उसका मास पूछ रहा है कितना मास एक्सेस जो बच गया जो कंज्यूम नहीं हुआ कितना उसका मास बच गया, तो मोल पता चल गया उसका तो मास में निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोल्स भी पता है, तो एक चीज दो चीज तो पता है तो तीसरा भी पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे। 3 मोल्स पे मैंने मेथड बताया भी थे, मास दिया हुआ है तो कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो कैसे करते हैं, और वॉल्यूम दिया हुआ है तो कैसे करते हैं। ठीक एकदम सेम सिमिलरिटी सवाल है। अब प्रोडक्ट पे, एक्सेस पे था, प्रोडक्ट पे भी है। अब प्रोडक्ट कितना मोल बना तो देखिए 2 मोल्स बना, प्रोडक्ट कितना बना 2 मोल्स बना। और ये मास कितना हो जाएगा इसका, मास देखिए कितना आ जाएगा, इसका है तो 2 मोल्स और इसका मोलिकुलर वेट H2 का 2 और 16 18, मोलिकुलर वेट कितना है 18, मतलब 36 ग्राम आ जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे तो 2Na आ जाएगा, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम कितना आ जाएगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब आ जाएगा 44.8 लीटर। ये आ गया। ये एक लिमिटिंग रिएजेंट पे एक सवाल था, ये एक रिएक्शन देकर इतने तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा, इसमें मतलब सवाल दे दिया जाएगा, पूछा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डायरेक्ट रहेगा, फिर पूछेगा सवाल दे दिया मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे पूछ देगा। मैंने एक ही सवाल से आपको हर तरह का सवाल करा दिया। आप लिमिटिंग एजेंट पे जाके आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सवाल बनने चाहिए। अगर ये जो मैंने तरीका बताया इसको आप फॉलो करेंगे तब। अगर आपको ये मोल कॉन्सेप्ट का सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमसे बने रहिए, ताकि और भी जितने सारे कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट में सबको मैं इसी तरीके से आसान तरीके से सिखाऊंगा। कि मतलब इसमें आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी बहुत कम होता है इसमें, बट इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं देख कर ही डर जाते हैं लोग, ऐसा होता है। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हर एक तरह का जितना भी ट्रिक पॉसिबल है जितने जो कि न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान हो वो मैं बताऊंगा। थैंक यू।